आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। ये जो सफर है, ये दौर है, डेली आपका फोन आता रहता है, आपका भी और नेताओं का भी। रंजन साहब, ये थर्मामीटर कब लगा रहे हैं? हमने कहा शुरू कर देते हैं। अब ये लड़ाई है दिल्ली की, यानी लोकसभा चुनाव, और 5-6 महीने के बाद हरियाणा में है विधानसभा चुनाव, यानी चंडीगढ़ की लड़ाई। इस लोकसभा चुनाव को सिर्फ दिल्ली की लड़ाई के तौर पे मत देखिएगा, क्योंकि इसका असर आने वाले 5-6 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव पे भी पड़ेगा। इसलिए पूरे देश में भले ही ये लोकसभा चुनाव दिल्ली की लड़ाई है, लेकिन अपने हरियाणा में ये दिल्ली के साथ साथ विधानसभा चुनाव की भी लड़ाई, उसका भी ट्रेलर, इसका असर उस पर भी पड़ेगा। हमने कहा थर्मामीटर लगाते हैं। एक थर्मामीटर तो पब्लिक को लगाते हैं और दूसरा आपको पता है कि नेताओं को भी लगाते हैं। थर्मामीटर हम लगाते हैं, टेम्परेचर आप नोट करते हैं, बीपी नेता का बढ़ जाता है। अब नेताजी जो हैं कमज़ोर दिल वाले, उनको मैं अक्सर कहता हूं कि बहुत सारे प्रोग्राम है, भतेरे प्रोग्राम में टीवी पे चलते हैं, आजकल यूट्यूब पे चलते हैं, वो सब देख लिया कीजिए। मेरा वाला अगर दिल कमज़ोर है तो मत देखिए, और फिर भी देखना हो तो ब्लड प्रेशर की दवा साथ रखिए, 1 गिलास पानी, जहां बीपी बढ़े दवा खा लीजिए। आज जिनको हम थर्मामीटर लगा रहे हैं, उनको मैं कई बार कहता हूं कि 1 मैन आर्मी है। इलाहाबाद से विधायक हैं, किसानों के मसले पे इस्तीफा दे दिया, दोबारा चुनाव लड़े, दोबारा जीत करके विधानसभा पहुंच गए, और अचानक एक दिन ये घोषणा हुई कि अभय सिंह जी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और कहां से लड़ेंगे? कुरुक्षेत्र से लड़ेंगे। मैंने उनको फोन किया, हमने कहा सोच समझ के फैसला है या जोश में? क्योंकि अभय सिंह जी थोड़े इमोशनल भी हैं, मैं जानता हूं। जो लोग कहते हैं कि मुंह के कड़वे हैं, तो इमोशनल आदमी थोड़ा कई बार बोल जाता है। आज उनको ही थर्मामीटर लगा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभय सिंह, धन्यवाद। ये इस्तीफा दे दिया, फिर चुनाव लड़ लिया, क्या दिमाग में आया कि लोकसभा लड़ लिया जाए? अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आईएनएलडी का एक ही कैंडिडेट डिक्लेयर्ड है अब तक, वो है चौधरी अभय सिंह जी, कुरुक्षेत्र से। तो आप तो सेनापति थे, आपको तो पूरे हरियाणा में घूम घूम कर प्रचार करना चाहिए था। एक इलाके में फंस गए आप। जिसको आप फंसना कहते हो, मैं नहीं फंसा हूं। मैंने भाजपा को भी, कांग्रेस को भी, आप को भी, तीनों को फंसा के खड़ा कर दिया। यहाँ आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इस किस्म के हालात हैं कि भाजपा का कोई भी नेता बिना सिक्योरिटी के किसी गांव में नहीं जा सकता। आपने मनोहर लाल खट्टर का बयान नहीं सुना, जो ये कह रहे थे कि हम इलेक्शन कमीशन में शिकायत करेंगे कि हमें गांव में वोट मांगने के लिए लोगों को कहा जाए कि हमारा विरोध ना करें, उसका कोई रास्ता निकाल करके दें। जो 9.5 वर्ष मुख्यमंत्री रहा हो और वो ये कहे कि मुझे जेड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, वो भी इसलिए कराई जाए कि मुझे किसानों से डर है। जो लोग किसानों से डरते हैं उन्हें इस प्रदेश में नहीं रहना चाहिए। इसलिए नहीं रहना चाहिए कि हरियाणा तो टोटल कृषि प्रधान प्रदेश है, और अगर कहे कि किसानों से हमें अपनी जान का खतरा है तो उनको फिर यहाँ रहने की बजाय कहीं और जाना चाहिए। तो बीजेपी के तो लोग कहते हैं कि किसानों की भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए इतना स्कीम लेकर के आए, और ये जो विरोध होता है ये कांग्रेस और आईएनएलडी के वर्कर किसान बन करके, भाई चाहे वो किसान है, व्यापारी है, नौकरी करने वाला है, कुछ ना कुछ है, तो ये तो विरोध प्लांटेड आप लोग करवा देते हैं। कौन से लोगों ने कहा आपसे? ये मतलब चारों तरफ चल रहा है। नहीं, आपके भतीजे का भी आज खूब चल रहा है
कि जो जिन लोगों ने दिग्विजय का विरोध किया वो कांग्रेस और आईएनएलडी के लोग थे। वो फोटो वोटो आजकल खूब सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। आईएनएलडी के वर्करों के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि फजूल लोगों का विरोध करें। आईएनएलडी का जो वर्कर है वो हमेशा जहाँ कहीं भी सरकार किसी को परेशान करती है या सरकार कोई ऐसा निर्णय लेती है जिसकी वजह से लोग मजबूर होते हैं आंदोलन करने के लिए, उन लोगों की मदद में खड़ी रहती है। हमारी पार्टी का एक एजेंडा है, सत्ता में रहते हुए हमने लोगों को भलाई के काम किए और सत्ता से जब बाहर हुई है आईएनएलडी, चाहे वो चौधरी देवीलाल के वक़्त में, चाहे वो चौटाला साहब के वक़्त में और चाहे आज का वक़्त है, हमेशा जहाँ कहीं अत्याचार किसी पर हुआ उसके साथ खड़े हो गए। किसान आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका, उस आंदोलन में सबसे ज़्यादा मदद अगर किसी ने करी तो इस प्रदेश के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी है जिसका नाम इंडियन नेशनल लोकदल है। आज जो लोग मुंह छुपाए घूम रहे हैं, जो गांव में जा नहीं सकते, कौन लोग? जो बीजेपी के लोग, जेजेपी के लोग, किसका पूछना चाहते हो आप? नहीं, मैं तो सबको पूछना चाहता हूँ। एक भी नहीं जा सकता। मैंने बहुत खुला चैलेंज दिया है कि जिस तरह से मैं अकेला कहीं भी जाकर के लोगों के बीच में खड़ा हो सकता हूँ, ये किसी एक गांव में घुस के तो दिखाए। मैंने ये बात विधानसभा में कही थी और उस वक़्त कही थी जब 3 काले कानून बने थे। उस पर जब चर्चा हो रही थी, जब ये प्रस्ताव लेके आए सरकार की तरफ से कि ये 3 काले कानून ठीक है, कांग्रेस तो वॉकआउट करके भाग गई थी। कांग्रेस ने तो उसमें हिस्सा ही नहीं लिया था। अकेला मैं था जो इसका विरोध कर रहा था, और जब मैं विरोध कर रहा था तो कहीं वो जो बीजेपी के लोग और जेजेपी के लोग उसको मजाक उड़ा रहे थे मेरी बात का। जब ये हंस रहे थे तो मैंने वहाँ हाउस में ये कहा था, जो तुम का यहाँ दांत फाड़ रहे हो, यहाँ हंस रहे हो, तुम जब लोगों के बीच में जाओगे तो लोग तुम्हारी तसल्ली करा देंगे, सारा वहम निकाल देंगे। आज वहम निकल गया कि नहीं निकल गया? जो कह रहे हैं 10 की 10 जीतेंगे, मैं कहता हूँ जमानत बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। जमानत भी नहीं बचेगी। जिनको लोग गांव में नहीं घुसने देते, जिनको सभा नहीं करने देते, उनको वोट कौन देगा? ठीक है, उस पे मैं आऊंगा, विस्तार से आऊंगा, क्योंकि चुनाव का मौसम है और वो भी एक एजेंडा है। आपके मन में क्या आया? अभी आपके 10 सीटें हैं हरियाणा में, सिर्फ आपके नाम की घोषणा हुई कुरुक्षेत्र से, बाकी 9 अभी आप तलाश रहे हैं, देख रहे हैं, मिल रहा है, मिल नहीं रहा है। ऐसा क्या मन में आ गया कि आप खुद ही सबसे पहले उतर गए? हमारे पास किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट की कोई कमी नहीं है। तो फिर घोषित क्यों नहीं सुन किया? तो ले आप, हमने पहले हमारी एक 5 मेंबर की कमेटी भेजी कि आप जाओ हर लोकसभा क्षेत्र में जा करके कौन कौन लोग चुनाव लड़ने की इच्छुक है, उनकी दरखास्त भी लेकर के और उनके बारे में पूरी जानकारी लेकर के आओ। उसके बाद जैसे ही वो टीम कुरुक्षेत्र पहुंची तो कुरुक्षेत्र के अंदर पार्टी ने सर्वसम्मति से एक फैसला किया कि हम कोई भी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ें, और हम ये चाहते हैं कि किसान की आवाज़ जो है जहाँ विधानसभा में मजबूती से उठाई जाए, वहीं लोकसभा में भी किसान की आवाज़ उठनी चाहिए। मुझे आकर के कहा गया कि आपको चुनाव लड़ना है। मैंने कहा भी अगर ये फैसला आप लोगों का है तो आप बैठ कर के आपस में विचार विमर्श कर लो और आप फैसला कर लो। हमारी पार्टी के अंदर कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं लेता। हमारे यहाँ तो सारे साथी बैठ करके और फैसला करते हैं किसको चुनाव लड़ाना है, किसकी क्या जिम्मेवारी लगानी है। आज हमारा सेनापति जो है रामपाल माजरा जी हैं, जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, हम उनके नेतृत्व में चुनाव पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, पार्टी का सेनापति होता है, उसके नेतृत्व में लड़ा जाता है। हमने सबने ये फैसला किया है कि जहाँ जहाँ ये जिस चीज़ की जिम्मेवारी लगाएगी वो वहाँ जा करके अपनी जिम्मेवारी निभाने का काम करेगा। मेरी जिम्मेवारी कुरुक्षेत्र की लगी है, मैं कुरुक्षेत्र में हूँ, किसी और की कहाँ लगेगी ये फैसला हम 15 तारीख तक करेंगे। ये फैसला हम कोई आपसे पूछ के थोड़ा ही करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से पूछ के करेंगे। मुझसे क्यों पूछेंगे? नहीं, अपने कार्यकर्ताओं से पूछेंगे। आप बारी बारी कह रहे हो ना, आप बता नहीं रहे, आपको बताना जरूरी थोड़ा ही है। नहीं, मतलब जनता जनार्दन को तो बताएंगे ना? नहीं तो बताएंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। जनता जनार्दन को बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, जनता जनार्दन को तो बताएंगे। वहाँ हम ही तो आते हैं माइक लेकर के, सर आपकी आवाज पहुँचाने। आप नहीं आते वहाँ तो हमारा कार्यकर्ता आता है सिर्फ।
प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो हम ही लोग आते हैं ना सर, माइक लगाते हैं, अब तब वहाँ पे आपकी आते बात हैं। पहुंचती है जनता जनार्दन तक। जब आपके नाम की घोषणा हुई तो कांग्रेस के कई लोग ये कहने लगे कि अभय सिंह जी को बीजेपी ने प्लांट कर दिया और कहा कि कुरुक्षेत्र से लड़ो ताकि एंटी बीजेपी वोट का डिवीजन हो जाए और बीजेपी के लिए रास्ता आसान हो जाए। हालांकि मैंने कांग्रेस के लोगों को कहा कि जब INDIA इंडिया गठबंधन बन रहा था तो उस वक्त चाहिए था कि अभय सिंह जी को भी ससम्मान आप बात करते और उनको लेकर के आते कि ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आप इस बात को घुमाओ ना, मेरे से पूछो कि यहाँ से चुनाव का फैसला क्यों हुआ। जो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ये आप लोग प्लांट जरूर करते हो इस तरह की बातें। कांग्रेस का तो मैं पहले दिन से कहता था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है ये भाजपा से मिला हुआ है। इसकी पोल इन्होंने सब में अपनी खोल दी। अनेक ऐसे मौके आए थे जिसमें ये खुले रूप से भाजपा के इशारे पे काम कर रहे थे। सुभाष चंद्रा का पेन की स्याही बदलना, अपना वोट बिना किसी को दिए खाली छोड़ना बैलेट पेपर, पहली दफ़ा तो वहाँ पे ये बिल्कुल साफ हुए थे। उसके बाद अपने बेटे को राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए भाजपा का समर्थन लिया। अब नई कहानी जो आई है सामने, वो हकीकत है। राजकुमार सैनी जो है, जिसने हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को तोड़ने के लिए अनेक दफ़ा इस किस्म की भाषा का प्रयोग किया कि जिसमें लोगों का आपसी भाईचारा खराब हो, 35 और 36 जात के नारे लगवाए गए। भाजपा का सांसद था, ये बीजेपी की एक सोच थी। उसी राजकुमार ने, जिसने हमारे 32 बच्चों को मौत के घाट उतरा दिया था, मरवा दिया था पुलिस के हाथों, जिसने पूरे हरियाणा को आग में लगाने का काम किया, उस राजकुमार के पास भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने दूत के रूप में जयप्रकाश को भेजा और कहा कि भाई हम मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने जयप्रकाश जी की बात पे विश्वास नहीं किया। फिर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले और हुड्डा साहब ने कांग्रेस के सीनियर नेताओं के पास भेजा कि इनसे समर्थन ले लो। जब समर्थन दे दिया, उस बात का जब रिएक्शन आया लोगों से, तो हुड्डा ने आप जैसे साथियों से कहा कि मेरे से बात नहीं हुई, राजकुमार सैनी ने इनकी पोल खोली। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि 10 दिन पहले मेरे से जयप्रकाश को भेज करके बात कराई गई और फिर सभी हुड्डा ने मेरे से आधा घंटा बात करी। हुड्डा अगर कहीं ये कह रहा है कि मेरी बातचीत राजकुमार से नहीं हुई तो झूठ बोल रहा है। अब तो स्पष्ट हो गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरा का पूरा भाजपा के हाथों में खेलने का काम कर रहा है। पूर्ण रूप से आज बीजेपी और कांग्रेस की पोल खुल गई। मैंने चुनाव यहाँ इसलिए लड़ रहा हूँ, जो आप पार्टी ने समर्थन के साथ इनका आपस में समझौता हुआ है। बड़ी हैरानी की बात नहीं, कितने स्वार्थी लोग हैं ये। दिल्ली के अंदर आपका और कांग्रेस का समझौता, हरियाणा में आपका और कांग्रेस का समझौता, पंजाब के अंदर आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ एक दूसरे की बढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है? ये केवल स्वार्थ है कि नहीं है? नंबर 2, यहाँ पे हमारा SYL का जो पानी है, जो हमें मिलना चाहिए, वहाँ आप पार्टी की सरकार है, वो फैसला लेती है, वो वहाँ पे एक रेजुलेशन पास करती है कि एक बूंद पानी हम हरियाणा को नहीं देंगे। यहाँ कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि साफ पार्टी वाले को वोट दे दो जो हम एक बूंद पानी नहीं देते। इसका मतलब कांग्रेस भी नहीं चाहती कि हरियाणा को SYL का पानी मिले। फिर तो बीजेपी, कांग्रेस और आप तीनों मिलकर के हरियाणा प्रदेश को ख़त्म करना चाहते हैं। ये चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश को बढ़ाने में चौधरी देवीलाल ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और उन्हीं की मेहनत की बदौलत हरियाणा प्रदेश अलग प्रदेश बने था। इस प्रदेश के साथ कोई किसी भी तरह से बेईमानी करे, कोई नुकसान पहुंचाए, कोई कुठाराघात करे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए फैसला दिया कि कुरुक्षेत्र की धरती पे ही, जहाँ पहले यह न्याय की धरती है, यहीं से ही इनको सबक मिले। जो 10 की 10 जीतने वाली बात कर रहे हैं, उनकी आप हालत देखना। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, आप सभी में ये कहोगे ये भाजपा के लोग हैं,
ये गले लगाते हैं और फिर गर्दन काटते हैं। तो आप भी आपकी पार्टी भी जब सरकार में रही तो बीजेपी के साथ में ही तो रही थी। हमने बीजेपी को साथ में रखा था, हम बीजेपी के साथ नहीं रहे कभी भी। तो उनको रहेगा, हमने उनको साथ रखा था। अरे सर, चाकू कद्दू पे गिरे या कद्दू चाकू पर, नहीं, बात तो बराबर ही है ना। चाकू हाथ में किसके है वो देखने वाली बात है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि पिछली बार 10 की 10 सीटें आई थी, 2014 में 8 थी, इस बार भी 10 की 10 आएगी और दिल्ली में 400 पार। सुनते हैं ना ये कि ये भी आप मुझसे ही सुन रहे हैं। मैं आपको उसका जवाब दूंगा और आप मेरी बात से 400 पार की बात कर रहे हैं और हरियाणा से 10 की 10। बीजेपी के कह रहे हैं कि अभय सिंह जी देखिएगा क्या होगी हालत, रिजल्ट के दिन 4 जून को पता चलेगा, जमानत भी नहीं बची, बला बला, ये सब सुनते ही होंगे। कोई मैं नई बात तो आपको कह नहीं रहा हूँ। तो आप अपनी आंखों से देख लेना। वही तो देखने आया हूँ। जिस गांव में आप बैठे हो जी, यहाँ से मुझे लगता नहीं कि भाजपा को 4 वोट भी मिल जाए। इन गांव के लोगों से पूछ लेना। मैं तो चलो मेरी बात तो आपको राजनीतिक लगेगी, लेकिन जब अलग अलग लोगों से बात करोगे तब आपको विश्वास हो जाएगा। अब की बार भाजपा जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस किस्म की हालत इनकी है, ये नवीन जिंदल जिसको उम्मीदवार बना करके ले आए यहाँ पे, ये तो कांग्रेस में था और मोदी जी खुद इसको कहते थे कि ये कोयले की चोरी करने वाला व्यक्ति है। उन्होंने अपने भाषण में कहा था 2014 में कि ये तो 40,000 करोड़ का कोयले का गबन कर गया, ये बेईमान है, ये चोर है। ये भाषा थी मोदी की और कहा था कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अब ये कोयला चोर है जो कोई नूर बना करके भेज दिया, उससे चंदा ले लिया, कैंडिडेट यहाँ मिला नहीं। जिस पार्टी के पास अपना उम्मीदवार नहीं है वो ये कहें कि हम 10 की 10 जीत जाएंगे, इससे ज़्यादा बुरी हालत और क्या होगी इनकी। सरसा में इनके पास कैंडिडेट नहीं था, अशोक तंवर जो दूसरी पार्टी में था उसको कैंडिडेट बना करके ले आए। रानिया में, इसमें हिसार में इनके पास कैंडिडेट नहीं था, वहाँ चौधरी रणजीत सिंह जो इंडिपेंडेंट थे उनको कैंडिडेट बना करके ले आए। जो इनकी पार्टी के लोग थे, क्या उन पर इनको भरोसा नहीं है? अगर इनको भरोसा होता तो फिर अपने पार्टी के लोगों को चुनाव मैदान में उतारते। इनको ये लग रहा था कि तुम अपने किसी पार्टी के व्यक्ति को टिकट दे दोगे तो कोई कहीं देखने शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे, इसलिए इस तरह के चेहरे ढूंढ ढूंढ करके लाए। इन चेहरों को उतार करके भाजपा कहीं अपनी नैया पार लगाना चाहे, ये संभव नहीं है। नहीं, एक चीज बताइए, ये नवीन जिंदल, अशोक तंवर, ये सब जो नाम आप ले रहे हैं, अगर ये INLD की तरफ रुख करते, कहते कि भाई मैं INLD में शामिल होना चाहता हूं, तो आप मना कर देते क्या? मैं टिकट नहीं देता, मना तो नहीं करता, पार्टी में शामिल करता। मैं उनसे पहले आप सुन लो, बड़े नाम से क्या होगा? हमने बहुत बड़े बड़े नाम देखे हैं, ये बड़े हमने बहुत बड़े बड़े बनाए भी हैं। चौधरी देवीलाल ने इस देश के अंदर अनेक प्राइम मिनिस्टर बनाए, अनेक लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाया। ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। हम अपने कार्यकर्ता का मान सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी में जो कार्यकर्ता काम करता है हम उसको टिकट दे करके उसका कहीं ना कहीं सम्मान करते हैं। कोई कल हमारी पार्टी में शामिल हो और आकर के ये दाव लगाए कि टिकट ले लो, ये तो बेचारे मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहा है नवीन जिंदल, ये तो टिकट ले ही नहीं रहा था। इसको तो ईडी का डर दिखाया कि टिकट नहीं लेगा तो फिर अरविंद केजरीवाल की तरह तुझे भी जेल में जाना पड़ेगा। ये तो डर के मारे चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, एक कांग्रेस और INLD की भी बात कर रहे हैं। एक पार्टी है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सुना होगा उस पार्टी के बारे में, JJP कहते हैं उसको, जननायक जनता पार्टी। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, गठबंधन की सरकार तो चली, खत्म होगी। उनके भी एक कैंडिडेट घोषित हुए, 9 उनके भी आने, वो भी बाट जोड़ रहे हैं कि कहां से किसको दें या पता नहीं कौन लिस्ट दे उनको। नहीं, जो खत्म होगी पार्टी, आप उसको लेकर के समय अपना भी खराब कर रहे हो, मेरा भी कर रहे हो, क्या फायदा है? कोई और पूछो। नहीं, अभी आया ना उनकी तरफ से कि अगर ओम प्रकाश चौटाला जी कहें तो कुछ आगे बात हो सकती है, घर वापसी, मिलन, पार्टी मर्ज करना, एक करना। मैं कह रहा हूं आप समय उसके बाद आपका भी एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आया। कोई लंबा चौड़ा नहीं आया, बड़ा स्पष्ट शब्दों में आया कि ऐसे लोगों के लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है।
आप उनके बारे में चर्चा भी करो तो समय खराब करो। नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, नहीं पूछना चाहिए कि कुछ महीने पहले मैं कहता हूँ समय खराब नहीं करना चाहिए। ओम प्रकाश चौटाला जी का जब इंटरव्यू कर रहा था तो वो स्वयं कह रहे थे कि बीजेपी को बाहर करने के लिए आईएनएलडी कुर्बानी देती रही है, कुर्बानी देने को तो तैयार ऐसे है। लोगों आज से 7-8 महीने पहले आप पुरानी बात है। आप गलत मत इसको गलत तरीके से लोगों के सामने पेश ना करो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ये कहा था कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए, हाँ सुन तो लो, कंप्लीट नहीं कर, अरे पहले सुन तो लेना, तब बीजेपी जेजेपी इकट्ठी थी। अच्छा, उस वक्त उनका कहने का तात्पर्य ये था कि हम स्टेप डाउन कर सकते हैं अगर कोई हमारे साथ सम्मानजनक तरीके से आकर के बात करे। हमारा कहने का चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का मकसद था कि भाजपा को बाहर करने के लिए सारा विपक्ष इकट्ठा होकर के, यही मैं कह रहा अगर था। तो ये विपक्ष में थोड़े थे, ये तो सत्ता का माल चाट रहे थे उस वक्त। आप भी ये फजूल में जेजेपी पे कोई बात ना करूं, मत करो, मैं सुनूं, मैं नहीं, हमारा कोई कार्यकर्ता भी सुनने को तैयार नहीं। लेकिन हकीकत है ना, कोई हकीकत नहीं है, ये कोई पारिवारिक बातचीत तो है नहीं। अरे मेरा भाई, ये तो राजनीतिक बातचीत है। मेरी बात सुनो, आज भी जेजेपी जो है बीजेपी की मतलब बी टीम नहीं, आज भी ये मान के चलो कि वो उनके साथ है पूर्ण रूप से। कैसे? अब आपको तो सब पता रहता है। मेरे को पता आपको भी है, तो बता दीजिए ना सर, जनता को जानना जरूरी है। ये बेचारे इंडिपेंडेंट एमएलए जो है बड़े संवर के गए थे भी हम मंत्री बनेंगे। जेजेपी वालों ने मुख्य इसके मनोहर लाल खट्टर के घर गया था दुष्यंत, और कह के आया भी 5 हमें, 5 तो बागी है मेरे से, वो तो मैं छोड़ गए, लेकिन हम 5 जब चाहोगे आपको समर्थन दे देंगे। उसी दिन इनके तो 40 बच गए थे, देखा जाए तो ये तो सत्ता से बाहर हो गए थे, लेकिन सत्ता में बनाए रखने के लिए समर्थन देकर के आया था। ठीक है, तो आपको लगता है कि कई लोग आपकी पार्टी के या कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जेजेपी तो उसी को कैंडिडेट उतारेगी जो बीजेपी कहे, अभी भी है, सॉफ्ट है, फलाना है, ढिमकाना है, ये तो सुनते होंगे आप। मान के चलो जो भाजपा उनको कहेगी कि फलाने को टिकट दे दो, उसको दे देंगे, ये आप भी मानते हैं? जिस एक का आप कह रहे थे कि एक लड़ा रहे हैं, उसने भी जवाब दे दिया इनको, मतलब एक का के नाम की घोषणा हुई है। हाँ, उसने भी इनको मना कर दिया, वो भी कहता है मैं तुम्हारा सिंबल नहीं लूंगा। अच्छा, नहीं अभी तक तो नहीं कहा है। आप टेलीफोन करके पूछ लो, कह दिया उसने। अच्छा, हाँ, मतलब आपके पास पहले जानकारी आ जाती होगी। नहीं, आप लेट आपका तंत्र ज्यादा स्ट्रांग है, हमारा वाला थोड़ा कम है। आप फोन करके पूछो भी तुम जेजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ेगा कि नहीं, वो बता देगा बेचारा आपको। इस लोकसभा चुनाव का विधानसभा चुनाव, दूसरे प्रदेशों में कहानी अलग होगी, हरियाणा की कहानी अलग है। इसके चुनाव के तुरंत बाद, पता नहीं 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, नहीं तो अक्टूबर में तो हो ही जाएगा, 4-5 महीने के बाद ड्यू है। इस चुनाव को, क्योंकि मैं हमेशा ये कह रहा हूं कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव का मायने अलग होगा दूसरे राज्यों प्रदेशों के तुलना में, क्योंकि इसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव होना है। पूरी सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए, सरकार तो चलिए बीजेपी वाली ही है, लेकिन पूरी व्यवस्था वहां बदल गई। इस चुनाव को, विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं आप? क्या इसका असर उस पर पड़ेगा, या ये अलग है वो अलग है? अलग अलग है। विधानसभा में लोग जो है कुछ और सोच करके अपना वोट डालता है, लोकसभा में कुछ और बात सोचता है। हमेशा लोकसभा और विधानसभा के नतीजे अलग होंगे, कभी एक जैसे नहीं मिलेंगे आपको। जैसे पिछली बार हुआ, पिछली बार भी हुआ। उससे पहले का एक उदाहरण देता हूँ। कांग्रेस एक वक्त में 10 की 10 सीट जीत की थी, और हमारी 9 सीटें विधानसभा में थी। उसके बाद चुनाव हुआ तो 10 की 10 कांग्रेस जीती। आगे विधानसभा का चुनाव 4 महीने बाद हुआ था, हमारे 33 जीत करके आए थे। उस वक्त हालात ऐसे थे, जिस कांग्रेस के पास 67 सीट थी वो 40 पे आ गई थी, इनकी तरह 39 पे आ गई थी, और हमारी 33 सीटें थी। तो ये सारी चीज़ें विधानसभा के चुनाव में बहुत फर्क आ जाता है। ठीक है, आपने कहा लोकसभा अलग विधानसभा अलग, ये मैं भी मानता हूँ। जब आप लोकसभा के लिए कोई एक वोटर वोट देता है तो उसके जहन में देश होता है, या दिल्ली की सरकार, या प्रधानमंत्री, ये सब होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, कुछ और भी लोग हो सकते हैं, उतना अभी प्रोमिनेंट तरीके से नाम नहीं आ रहा है। नेशनल लेवल पे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी तो सिर्फ हरियाणा तक अभी चुनाव लड़ रही है, बाहर तो भी लड़ नहीं रही है। तो 400 पार की बात करते हैं,
जो मोदी की गारंटी की बात करते हैं। अब तो मोदी जी खुद भी अपने भाषण में कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। मैं देश के तो नहीं कह सकता, हरियाणा का जो मतदाता है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है। कैसे? मोदी ने 4 गारंटी दी थी इस देश को 2014 के चुनाव में। पहली गारंटी थी 15-15 लाख रुपया हर आदमी के खाते में देने की। दूसरी गारंटी थी 2 करोड़ पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी देने की। तीसरी गारंटी थी स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की और एमएसपी का कानून बनाने की। चौथी गारंटी थी महिलाओं को गैस का चूल्हा और गैस का सिलेंडर मुफ्त देने की। चारों गारंटी फेल होगी मोदी की। हरियाणा का जो मतदाता है वो आज इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि झूठ बोल करके मोदी की गारंटी के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, नहीं देंगे। हरियाणा का मतदाता बहुत स्वाभिमानी है, उसको कोई बरगड़ा नहीं सकता, उसको कोई झूठ बोल करके लूट नहीं सकता। काट की हांडी एक बार चढ़ सकती है, बार बार नहीं। जैसे जेजेपी वालों की काट की हांडी चढ़ी थी, ऐसे ही मोदी का हाल होगा। तो 15 लाख तो 2014 की बात है। 2019 का परफॉर्मेंस बीजेपी का 2014 से भी बहुत बेहतर हुआ। 2019 का पुलवामा था, देश की बात थी। इस बार राम मंदिर है, राम मंदिर इस बार 370 है। अरे 370 तो जाली, हमारे यहाँ 370 का क्या काम है? राम मंदिर 370 का इफेक्ट तो जम्मू कश्मीर पे तो पड़ सकता है, साउथ में 370 को कौन जानता है? हमारे यहाँ किसी से पूछ लो 370 क्या फायदा नुकसान है, किसी को कोई मतलब नहीं है। राम मंदिर तो ये तब बना के है, हमारे तो घरों में मंदिर मेरी ख्याल सदियों से है। आजकल हर घर में, हर रैली में, हर घर में मंदिर है, जय श्री राम हो रहा है। हर घर में मंदिर है। आपके घर में इस मंदिर से पहले था कि नहीं था, ये बताओ। आप भगवान राम में विश्वास करते हो? पहले मुझे हर घर में है। मेरे अपनी बात का जवाब दो। राम में विश्वास अरे आप करता हूं, कृष्ण में विश्वास करता आप हूं, मुझे मंदिर है। ये बताओ, इस मंदिर से पहले था या बाद में बनाया? वो तो मेरे पैदा होने के पहले से है। बस तो फिर वो हर घर में है, हर घर में है, हर घर में। तो बताया ना आपको कि जिनके घरों में मंदिर नहीं है वो मंदिर के नाम पे वोट मांगे, कौन देगा? आपने स्टेट गवर्नमेंट की बात की, परिवार की बात की। स्टेट गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस का क्या इस चुनाव पे असर पड़ेगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कुछ दिन पहले चुनाव घोषित होने के कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री बदल गए, पूरी कैबिनेट बदल गई। बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है इस सरकार के प्रति लोगों में। जिस किस्म के फैसले इस सरकार में हुए हैं, लोग तभी तो इनका विरोध कर रहे हैं। और विरोध किस बात का है? इसी बात को लेकर के विरोध है ना कि किसान दिल्ली जाना चाहता है, आप बिना मतलब उसको यहाँ कैसे रोक सकते हो? आप उस पर कैसे गोलियां चला सकते हो? आप उस पर कैसे लाठीचार्ज कर सकते हो? आप उस पर देशद्रोह के मुकदमे कैसे दर्ज कर सकते हो? ये सरकार नहीं थी, ये तो एक तानाशाह तरीका था, उसका विरोध है। ठीक है, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, पॉलिटिक्स आपके जहन में है और पारिवारिक दृष्टिकोण से। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट जो कि पढ़ते लिखते रहते हैं पॉलिटिक्स को, उनसे जब मैं बात करता हूं हरियाणा को समझने के लिए, कुछ सीनियर्स या जो दिन रात, वो कहते हैं कि बीजेपी को अगर हराना है तो सृष्टि का एक नियम है कि जब भी कोई एक शक्ति ताकतवर होती है, ये बात इंदिरा गांधी के ज़माने में भी हुआ था, जो राजनारायण और जेपी और लोहिया सब इकट्ठा हुए थे, देवी लाल जी इकट्ठा हुए थे, सब लोग इकट्ठा हुए थे। तो जब भी एक ताकत जब ज़्यादा शक्तिशाली होती है तो बाकी सारी ताकतें मिलती हैं उनको हराने के लिए। बीजेपी बाइपोलर फाइट में, जहां 1-to-1 फाइट हो, वहां तो उसे दिक्कत होती है। उसका एग्जाम्पल दिल्ली है, उसका एग्जाम्पल पंजाब है, यूपी में भी बीजेपी सत्ता में आ गई बाइपोलर फाइट की वजह से। ट्राइपोलर मतलब ट्रायंगुलर फाइट कई जगह हो गए। हरियाणा में भी आप बीजेपी को हटाना चाहते हैं, आप भी हटाना चाहते हैं, कांग्रेस भी हटाना चाहती है, आम आदमी पार्टी भी हटाना चाहती है, अब तो जेजेपी भी हटाना चाहती है, कहती है ऐसा। तो ये कई धड़ों में जब विपक्ष बटा रहेगा
तो एंटी बीजेपी वोट का डिवीजन होगा नहीं होगा? आपको ज्यादा ज्ञान है, आप इसमें जीते हैं, कई चुनाव लड़ चुके, लड़वाते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? जब एक चीज स्पष्ट होगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है भाजपा के साथ मिला हुआ है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि कांग्रेस यहाँ इसको हराना चाहती है? कांग्रेस तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निर्भर करती है और हुड्डा भाजपा की कठपुतली है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लगातार कैसे भाजपा सत्ता से बाहर हो, इसके लिए हर उस आंदोलन का हिस्सा बनी है जो भाजपा के खिलाफ है। आप उनको कहते हैं, वो आपको कहते हैं, यानी वो कि कोई सबूत तो देना। दोनों तरफ लड़ाई सिर्फ ये है आप ना कि बीजेपी का विरोधी कौन है सबसे बड़ा, या मिला हुआ कौन है, इसको लेकर के ही चर्चा रहती है। ये तो सामने है। मैंने तो बहुत खुल करके ये बात कही है। हमारी पार्टी का एक निर्णय है कि अगर मनोहर लाल खट्टर को हराना चाहते हो तो सारे मिलकर के एक उम्मीदवार लाओ। मैंने कांग्रेस को कहा है कि कांग्रेस वाले जो है किसी एक ऐसे उम्मीदवार को लेकर के आओ जिस पे सारे सहमत हो जाएं। नहीं लेके आते, इसका मतलब मनोहर लाल को जिताना चाहते हैं। करनाल की जनता जो है, मतलब करनाल में आपने ये ऑफर दिया है? मैंने ऑफर दी है, खुली दी है, लोकसभा के लिए भी और विधानसभा के लिए दोनों। क्या ऑफर है आपका? मैंने कहा है कि कांग्रेस वाले जो है कोई ऐसे व्यक्ति को कैंडिडेट बना करके लेकर के आए जो सबको ही लगे कि ठीक व्यक्ति है। ये कहीं ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ा करके कांग्रेस की, बीजेपी की मदद तो नहीं कर रहे, जो भाजपा के अगेंस्ट लड़ने की ताकत रखता हो, ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाओ, हम समर्थन देंगे। आपका तो हरियाणा चप्पा चप्पा घुमा हुआ है, गांव गांव घुमा हुआ है, कोई घर नहीं होगा जहां आप गए नहीं होंगे। आपके जहन में है हरियाणा विधानसभा के लिए, पहले हरियाणा विधानसभा, 2-4 नाम आपके तरफ से प्रस्ताव हो कि ये 4-5 नाम हो सकते हैं, इनमें से सब लोग एक राय बनाए? अगर कांग्रेस वाले मेरे से पूछेंगे तो मैं उनको बताऊंगा। आपको जो मैं बता दूंगा तो फिर ये आप मुझे नहीं बता रहे, आप ये पूरे हरियाणा को बता रहे हैं। वो मुझे पता है। इस वक्त पूरा हरियाणा सुन रहा है। अरे वो मुझे पता है कि किसको बताना है। मैंने, मुझे कांग्रेस वाले चल करके लोकतंत्र के मालिकों को बताना है और किसको बताना है? अब मुझे पता है, वोटर को बताना है। मैं अगर आपके जहन में 2-4 नाम है तो बता दीजिए। ये जो आप मुस्कुरा रहे हैं ना, मतलब आप जो हल्के हल्के, नहीं, आप जो है ना, जिस ढंग से मेरे मुंह में कोई चीज डाल करके बाहर निकालना चाहते हो, ऐसा कोई कर सका है क्या आपके साथ? नहीं, अगर आपके जहन में मैंने आपको बता दिया 4-5 नाम हो कि ये नाम है, इस पे कंसीडर करें। आप पहले सुन तो ले अच्छी तरह से। मैं कह रहा हूँ जब मेरे पास कोई संदेशा आएगा उनका, कोई मेरे से बात करेंगे, तो मैं उनके सामने नाम रखूंगा कि आप इनमें से किसी एक को लड़ाओ, या आपके जहन में जो नाम है वो तुम बताओ कि मैं उन पर सहमत हो जाऊं। यही चीज करनाल संसदीय क्षेत्र के लिए, लोकसभा के लिए भी, दोनों के लिए। तो आपने ये स्टेटमेंट तो बहुत पहले दिया है, मैं तो सबको बहुत करीब से पढ़ता रहता हूँ, फॉलो भी करता हूँ। तो जब आपने कहा उसके बाद कोई आया संदेश, किसी ने पूछा कि अच्छा बैठते हैं एक शाम? अगर नीयत ठीक होगी, अगर उनकी सोच ये होगी कि भाजपा को सत्ता से बाहर करना है, इन दोनों को हराना बहुत जरूरी है, तो जरूर आएंगे मेरे पास। अभी तक आए कि नहीं आए जब इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं? अभी तक तो मैं कह रहा हूँ भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं। अच्छा, अभी तक नहीं आए ना। तो आपको लगता है तो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे एक कैंडिडेट वहां पे तय कर सकते हैं? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, प्रदेश के हित की बात है। तो वही प्रदेश की हित ही। हाँ, प्रदेश के हित की बात करो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो करिए आप पार्टी ने, कांग्रेस ने, मैं वो नहीं कर सकता। मैं स्वार्थ की राजनीति करने वाला नहीं हूँ। कह देते 2-4 नाम, पब्लिक भी उस पे मंथन कर लेती, पब्लिक भी फोन करती हुड्डा साहब को कि भाई ये वाला कैंडिडेट अभय जी ने कहा है, इस पे विचार करो। पब्लिक को पता वरना है, कह देंगे कि जो अभय जी कह रहे हैं वो सही है। अरे पब्लिक को सब पता है, आपको पता, आपको भी है, आप भी कहीं और घूम रहे हो बातों में। नहीं मतलब अगर कह देते तो हुड्डा जी को मैं फोन कर दूंगा कि ये वाला एपिसोड कितना भी व्यस्त रही है, जरूर सुनिएगा। कोई नहीं, इसके बाद मैं आपके कान में डाल दूंगा। तो फिर वो मेरे कान में ही रह जाएगा ना सर।
तो फिर इसका मतलब आप माइक पे बोलेंगे तभी आवाज जाएगी। नहीं, फिर इसका मतलब तो आप ये हो भी आप हमारे प्रदेश के पब्लिक के हितैषी नहीं हो, केवल अपना काम चलाते हो। मैं हितैषी हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे कान में नहीं, माइक पे कह दीजिए। कोई नहीं, समय आएगा जब बताऊंगा। चलिए ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। आपके पार्टी के बाकी कैंडिडेट्स कब तक आ जाएंगे? बताया ना, 15 तारीख तक ये कैंडिडेट्स आ जाएंगे सबके सब? हाँ, सबके सब आ जाएंगे। ठीक है। अगर मैं एक बार फिर करनाल पे आता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। अगर कोई ऐसा मौका आ गया, हालांकि जब ये एपिसोड ऑन एयर हो रहा होगा तब तक शायद कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी, है ना। आज हम 12 तारीख को बात कर रहे हैं, 13-14 को उम्मीद है कि उनकी लिस्ट आ जाए शायद, क्योंकि 13 तारीख को उनकी सीईसी है, तो 13 या 14 को उम्मीद कर सकते हैं कि लिस्ट आ जाए। ये एपिसोड उसके बाद 13, 14, 15, 16 को चल रहा होगा। इसलिए मैं दर्शकों के लिए भी बता दूं कि ये एपिसोड हम 12 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑन एयर ये 15 के बाद आ रहा होगा, तो इसको आप उस रूप में लीजिएगा। लेकिन अगर इस दरमियान कोई बातचीत हो गई तो अभय सिंह चौटाला तैयार हो जाएंगे किसी एक ऐसे कैंडिडेट पे जो सर्वसम्मति से तय हो जाए। करनाल विधानसभा और करनाल लोकसभा की सिर्फ बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये बात तो मैंने कही है और मैं कई बात से मुकरता नहीं कभी। जो कहता हूँ उसको हर हालत में सिरे चढ़ाता हूँ। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं सर। सिरसा, हिसार, रोहतक, भिवानी, है ना, कुरुक्षेत्र के बाद 9 सीटें, इस रोड पर 4 सीटें हो जाती हैं, अम्बाला और ये सब लेकर करके। आपको क्या लगता है कि ये बीजेपी ने जितने नाम डिक्लेयर किए हैं उनका भविष्य कैसे देखते हैं आप? मैंने बताया तो है। उनमें से आप वो तो कह रहे हैं कि हम 10 की 10 जीतेंगे, है ना। भाषण देना, अखबार में स्टेटमेंट देना अलग है, जमीनी हकीकत अलग होती, मतलब उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। जब आप 10 की 10 जगह पे विरोध देख रहे हो उनका, तो फिर 10 की 10 जीतेंगे कैसे? आपका कोई विरोध करे और आप ये को मैं जीत जाऊंगा, ये कैसे संभव है? ये तो इलाहाबाद भी जीतने गए थे ना, जीत के नहीं आए। फिर ये 10 की 10 हारेंगे, यहाँ मोदी की गारंटी फेल हो जाएगी। चलिए, तो आप अस्वस्थ हैं अपनी जीत को लेकर के, और दिल्ली तो आप जीत जाएंगे तो फिर तो दिल्ली चले जाएंगे, तो आपसे मिलने दिल्ली आना पड़ेगा, फिर चंडीगढ़ का क्या होगा? आजकल टेलीफोन पे हो जाती है मुलाकात, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो मतलब आपसे फिर मिलने दिल्ली आना होगा? मैं कहूँ टेलीफोन पे मुलाकात होती है आजकल। अच्छा, आजकल तो टेलीफोन में भी रूबरू बैठ जाता है आदमी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और हम तो शुभकामना सबको देते हैं। मुझे सबसे पहले दो। सबसे पहला इंटरव्यू आपका ही हो रहा है, इसके बाद ही बाकी सारे इंटरव्यू। मैंने कहा आप मेरी बात बोहनी है। नहीं, आप मन से मुझे कहो कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सर, मन से, तन से, धन धन तो है नहीं मेरे पास, तो मन से, तन से, मतलब हर आदमी को शुभकामना है, आपको भी शुभकामना है। बाकी लोकतंत्र में असली फैसला तो जनता करती है। चलो, बहुत धन्यवाद। असली मालिक तो जनता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये अभय सिंह चौटाला जी हैं, अपने अंदाज के लिए मशहूर हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ये कह रहे हैं कि करनाल विधानसभा और करनाल लोकसभा के लिए एक पंचायती उम्मीदवार हो जिसपे कांग्रेस और तमाम दूसरी पार्टियां तैयार हो जाए। हालांकि जब ये हमारा एपिसोड ऑन एयर हो रहा होगा तब तक घोषित हो चुके होंगे नाम, लेकिन इसका संदेश एक बड़ा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थर्मामीटर हम लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट करते चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।